Hello students, in today's lecture on system of particles and rotational motion for class 11, we shall derive a relation between linear velocity and angular velocity. But to derive a relation between linear velocity and angular velocity, first we should know the difference between kinematics and dynamics. Not only the difference between kinematics and dynamics should be known, but also we should know the various angular variables. You see, whenever we deal with translational motion, then we talk about linear velocity, linear momentum, linear displacement. But if you deal with pure rotational motion, then the description of pure rotational motion cannot be done using variables like linear velocity, linear momentum, linear displacement. Therefore, it is very much required to know the variables those are required to describe the pure rotational motion of a rigid body, like angular displacement. In place of linear displacement, there would be angular displacement in pure rotational motion. In place of linear velocity, there would be angular velocity, and in place of linear acceleration, there would be angular acceleration. In place of force, there would be torque. In place of linear momentum, there would be angular momentum. तो हमें पहले बच्चों जानना पड़ेगा कि जब हम प्योर रोटेशनल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी की बात करते हैं, तो उस केस में हमें जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उससे काम नहीं चलता. हमें इफेक्ट ऑफ फोर्स को इंक्लूड करना होगा. हमें इफेक्ट यानी कॉज ऑफ मोशन को इंक्लूड करना होगा. किसको इंक्लूड करना होगा? कॉज ऑफ मोशन को इंक्लूड करना होगा. कॉज ऑफ मोशन को इंक्लूड करने का मतलब है कि हमें मास और फोर्सेज को इन्वॉल्व करना होगा हमारी मोशन को डिस्क्राइब करने में. तो देखिए, मैकेनिक्स इज नथिंग बट ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी व्हाट. क्या स्टडी करते हैं हम मैकेनिक्स के अंदर? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की, ICS स्टडी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की, जिसमें हम स्टडी करते हैं. ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं वेलोसिटीज की, एक्सिलरेशन की, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की. नॉट ओनली लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सिलरेशन, लीनियर momentum, but also we discuss what? Angular momentum, torque, and also angular velocity, angular acceleration as well, right? तो मैकेनिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम इन सभी पैरामीटर्स की, जैसे कि एक्सिलरेशन, वेलोसिटी, ऑब्वियसली टाइम, फोर्स, मास एंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सिलरेशन, टॉर्क, लीनियर एक्सिलरेशन, इन सब की बात जिसमें हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं. सो मैकेनिक्स एक फिजिक्स का ब्रांच है, ध्यान रखिए. मैकेनिक्स फर्दर दो टाइप का होता है, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स. मैकेनिक्स फर्दर दो टाइप का होता है, दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाता है. नंबर 1 इज काइनेमेटिक्स एंड नंबर 2 इज डायनेमिक्स. काइनेमेटिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन की बात नहीं करते. काइनेमेटिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन की बात नहीं करते. हम केवल और केवल मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, विदाउट इन्वॉल्विंग फोर्सेज. फोर्सेज को बिना इन्वॉल्व किए जो मोशन होती है ऑब्जेक्ट की, उसकी बात हम काइनेमेटिक्स में करते हैं. यानी हम यहाँ पर कांस्टेंट एक्सिलरेशन की बात करते हैं. काइनेमेटिक्स में हम कांस्टेंट एक्सिलरेशन की बात करते हैं. कांस्टेंट एक्सिलरेशन की बात होती है किसमें?
काइनेमेटिक्स में ध्यान कीजिए, हमने काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, जिसमें से एक इक्वेशन आपके सामने मैंने, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन है। सिमिलरली एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन है। सिमिलरली वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, वो थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन है। काइनेमेटिक्स में हम कांस्टेंट एक्सिलरेशन की बात करते हैं, यानी यहाँ पर फोर्स इन्वॉल्व नहीं होते, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की मोशन को कंसीडर करते हैं विदाउट रेफरेंस टू फोर्स। इट इज कंसर्न विद, काइनेमेटिक का कंसर्न किससे है? इट इज कंसर्न विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स विच कॉजेज द मोशन, यानी हम यहाँ कॉज ऑफ मोशन की बात नहीं करते हैं। किसमें? काइनेमेटिक्स में। ध्यान दीजिए, पार्टिकल इज एक्सिलरेटेड विद कांस्टेंट एक्सिलरेशन, पार्टिकल कांस्टेंट एक्सिलरेशन के साथ एक्सिलरेट होता है। जैसे कि ये कोई बॉल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और बाद में इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। कांस्टेंट एक्सिलरेशन से ये बॉल मूव कर रही है, t टाइम के बाद इस बॉल की वेलोसिटी u से v हो जाती है। यहाँ पर हमने कॉज ऑफ मोशन की कोई बात नहीं की है, यहाँ पर हमने ये कह दिया है कि एक्सिलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। If particle is in motion, always it will be in motion. If it is in rest, always it will be in rest. जैसा कि लॉ ऑफ इनर्सिया में बोला गया था, लॉ ऑफ इनर्सिया में बोला गया था, यानी हम इसमें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे। काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे। देखिए, दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आगे मैं आपसे बात करूंगा इसके बारे में। तो उम्मीद है आपको काइनेमेटिक्स का मीनिंग समझ में आया होगा। काइनेमेटिक्स का मतलब देखिए, काइनेमेटिक्स यानी मोशन से रिलेटेड है। काइनेमेटिक का मतलब मोशन से रिलेटेड है। काइनेमेट, केवल इतना शब्द यूज करें आप, काइनेमेट, ये हो गया मोशन, और आईसीएस स्टडी, मोशन की स्टडी, ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करते हैं हम विदाउट कॉज ऑफ मोशन, विदाउट कॉज ऑफ मोशन की जिसमें हम बात करते हैं। मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का, लेकिन क्या कॉज है उसकी हमें चर्चा नहीं करनी है इसमें। काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन में कॉज ऑफ मोशन की बात हम नहीं करते, यानी पार्टिकल या जो भी ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट एक्सिलरेशन के साथ एक्सिलरेट होता है। कांस्टेंट एक्सिलरेशन होने का मतलब फोर्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि F इज इक्वल टू फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स, इस केस में फोर्स का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि एक्सिलरेशन कांस्टेंट होगा। एक्सिलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एक्सिलरेशन कांस्टेंट है बेटा यहाँ पर, और एक्सिलरेशन कांस्टेंट होने पर हम यहाँ फोर्सेज की कोई बात नहीं करेंगे कि कौन सा फोर्स इस बॉल पर लग रहा है जिसके कारण ये मोशन में है, यानी कॉज ऑफ मोशन की कोई बात हम काइनेमेटिक में नहीं करते। जबकि दूसरी जो ब्रांच है मैकेनिक्स की, डायनेमिक्स, इसमें हम कॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं, इसमें हम कॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं। Dynamics is concerned with the motion of object with reference to the force which causes the motion. इसमें हम फोर्सेज की बात करेंगे, उन फोर्सेज की बात करेंगे जिनके कारण मोशन हो रहा है। इट मीन्स इट इन्वॉल्व मासेज एंड फोर्सेज, ये मास और फोर्स दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं डायनेमिक्स में। जैसे कि F इज इक्वल टू ma, जैसे कि ये बॉल जिसका मास, अब देखिए यहाँ पर मैंने मास को इन्वॉल्व किया है, यहाँ पर कोई मास इन्वॉल्व नहीं था, यहाँ पर मास इन्वॉल्व किया, यहाँ पर फोर्स इन्वॉल्व किया। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है उस पर फोर्स F लगाने से ये एक्सिलरेट हो गया। अब यहाँ पर जो एक्सिलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं होगा। देखिए, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, जैसे जैसे t बदलेगा a बदल जाएगा, जैसे जैसे t बदलेगा a बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर फोर्स इन्वॉल्व है। यहाँ पर कौन इन्वॉल्व है? फोर्स इन्वॉल्व है। इसलिए यहाँ पर हम कॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं, किसमें? डायनेमिक्स में। तो ये बेसिक डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है। काइनेमेटिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन की बात नहीं करते, काइनेमेटिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन की बात नहीं करते, कांस्टेंट एक्सिलरेशन की बात करते हैं काइनेमेटिक्स में। और डायनेमिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं, यानी फोर्स इन्वॉल्व होता है, मास इन्वॉल्व होता है, इसका मतलब यहाँ पर एक्सिलरेशन कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, अब देखिए, अब हमें जो आपके रिजिड बॉडी है, देखिए रिजिड बॉडी क्या होता है? रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी जिसके मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता। वैसे तो मैंने आपको इस चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था
कि नो रियल बॉडी इज ए रिजिड बॉडी इन दिस वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में कोई भी रियल बॉडी रिजिड बॉडी नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ ना कुछ उनके पार्टिकल्स की डिस्टेंस में चेंज आता ही है। बट टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए बॉडी, रियल बॉडी, वी कंसीडर इट एज रिजिड बॉडी। हम रिजिड बॉडी उसको मान लेते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अब आपने रिजिड बॉडी की हमने 3 टाइप की मोशन डिस्कस की थी। रिजिड बॉडी में हमने 3 टाइप की मोशन डिस्कस की थी। एक मोशन हमने डिस्कस की थी ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में ध्यान करो, मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था, एक ब्लॉक था जो कि स्लाइड नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा था। इसके सभी पार्टिकल्स का वेलोसिटी सेम था और सभी पार्टिकल एक साथ मूव कर रहे थे, और ये जो ब्लॉक है कहीं फिक्स नहीं है, ये एज ए होल आगे मूव कर रहा है, तो ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है। लेकिन जब हम इसी इंक्लाइंड प्लेन पर एक इस टाइप का ऑब्जेक्ट, मेटेलिक ब्लॉक, कोई स्फेरिकल मेटेलिक ब्लॉक जब इस पर छोड़ते हैं, तो यहाँ पर जो भी पार्टिकल्स होंगे उनकी वेलोसिटीज अलग अलग होंगी, उनकी वेलोसिटीज अलग अलग होंगी। यहाँ पर जो पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा की पूरा जो ब्लॉक है एज ए होल आगे शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि ये फिक्स नहीं है एक जगह, ये किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में फिक्स नहीं है, यहाँ पर ये पूरा की पूरा आगे जा रहा है, तो यहाँ ट्रांसलेशनल मोशन है। और दूसरी बात, यहाँ पर सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम नहीं है, इसलिए ये रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन ये नहीं है। देखिए पूरा की पूरा ब्लॉक शिफ्ट हो रहा है, तो ट्रांसलेशनल मोशन तो है, सॉरी मैं बोल गया रोटेशनल मोशन। दोबारा से सुनिए, ये एक स्फेरिकल ब्लॉक है, मेटेलिक ब्लॉक है, ये जब इस इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ जब आएगा, मूव करेगा, तो उस केस में इसके सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम नहीं होगी, लेकिन ये पूरा की पूरा ब्लॉक एज ए होल नीचे की तरफ मूव करता है, तो ये ट्रांसलेशनल मोशन है। लेकिन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन इसलिए नहीं है क्योंकि सभी पार्टिकल्स एक साथ मूव नहीं कर रहे हैं, यानी सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी एक जैसी नहीं है, सेम नहीं है, ठीक है। तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है, ये मिक्सिंग है, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन का मिक्सिंग है, ठीक है। तीसरी कैटेगरी मैंने मोशन की बताई थी आपको, प्योर रोटेशनल मोशन, जिसमें मैंने आपको फैन का एग्जाम्पल दिया था, फैन का बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। इसमें मैंने 3 विंग्स के बारे में आपको बताया था, एक इस टाइप से एक विंग यहाँ लगा दी थी, और इस फैन में आपको पता है, इस फैन में ये जो फैन है ये फिक्स है, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये फिक्स है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है फैन का, जिस रॉड से ये फैन सस्पेंडेड है इसके रेस्पेक्ट में ये फिक्स है, यानी इसको फिक्स कर दिया गया है। और उसके बाद में इसके जो पार्टिकल्स हैं इस तरीके से सर्कुलर पाथ में इस एक्सिस के चारों तरफ, यदि जो पार्टिकल इस एक्सिस के पास में होगा वो छोटे रेडियस का सर्किल बनाएगा, जो जितना दूर होगा उतना ही बड़ा रेडियस का सर्किल बनाता है। ये एग्जाम्पल है प्योर रोटेशनल मोशन का, ठीक है। तो ये बातें मैंने आपको बताई थी जब रिजिड बॉडी की हमने बात की थी। तो एंगुलर वेरिएबल्स को डिस्कस करने के लिए हम जानते हैं कि व्हेन ए रिजिड बॉडी रोटेट, all the particles forming the body describe circles about a line called axis of rotation। देखिए जब भी हम रिजिड बॉडी की बात करते हैं, रिजिड बॉडी के रोटेशन की बात करते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये एक एक्सिस है, ये दूसरा एक्सिस है और ये तीसरा एक्सिस है, ये एक सिस्टम हो गया और ये एक रिजिड बॉडी है। ये क्या है? एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूं ये एक्सिस वाई है, ये एक्सिस जेड है, ठीक है, ये एक्सिस एक्स है, और यहां पर ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, और ये पार्टिकल P1 है और एक दूसरा पार्टिकल यहां पर है P2। तो जब ये जेड एक्सिस फिक्स एक्सिस है, ये जेड फिक्स एक्सिस है, यानी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है। रिजिड बॉडी का जब एक एक्सिस फिक्स हो जाता है, एक जगह हम जब इसको फिक्स कर देते हैं एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो फिर ये प्योर रोटेशनल मोशन में आती है, ठीक है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जेड एक्सिस, और इस एक्सिस के चारों तरफ इस रिजिड बॉडी के अंदर जो भी पार्टिकल्स होंगे वो कैसे मूव करेंगे? सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ। ये जो पार्टिकल P1 है इस एक्सिस के ज्यादा नजदीक है, इसलिए छोटे रेडियस का सर्कुलर पाथ परफॉर्म करेगा। लेकिन P2 का डिस्टेंस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा है, तो ये ज्यादा बड़े रेडियस का सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, है या नहीं? ज्यादा बड़े रेडियस का सर्कुलर पाथ
फॉलो करेगा। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ ये पार्टिकल्स रोटेट करते हैं, ठीक है। लेकिन वे पार्टिकल जो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर है, मान लीजिए P3 इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर है, तो वो तो कांस्टेंट होगा, V3 की वैल्यू 0 हो जाएगी, है या नहीं। जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन के जितना नजदीक होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही कम होगी, उतना ही छोटा रेडियस का वो सर्किल फॉर्म करेगा। जो पार्टिकल इस फिक्स एक्सिस पर होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर होगा, वो स्टेशनरी स्टेट में रहेगा, ठीक है। तो आपने देखा कि जो पार्टिकल्स हैं, जब कोई रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन में होती है तो जो रिजिड बॉडी के डिफरेंट पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग रेडियस के सर्कुलर पाथ फॉर्म करते हैं। किसके चारों तरफ घूमते हैं सर्कुलर पाथ में? एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ घूमते हैं। ये बात आपको यहां पर समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे मैंने लिखा है इफ द एक्सिस इज फिक्स्ड, यदि मैं एक्सिस को फिक्स कर देता हूं, कौन सा एक्सिस? एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स कर देता हूं इन एन इनर्शियल फ्रेम। यहां पर बात आ जाती है इनर्शियल फ्रेम की। इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है नॉन एक्सिलरेटेड फ्रेम, इसका दूसरा नाम होता है इनर्शियल फ्रेम का नॉन एक्सिलरेटेड फ्रेम। एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट और सेकंड लॉ वैलिड नहीं होते। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। इनर्शियल फ्रेम या जिसे हम नॉन एक्सिलरेटेड फ्रेम भी कहते हैं। नॉन एक्सिलरेटेड का मतलब जहां पर एक्सिलरेशन जीरो होता है, जहां पर एक्सिलरेशन जीरो होता है, यानी एक्सिलरेशन जीरो होने का मतलब या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्योंकि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तभी तो एक्सिलरेशन जीरो होगा, या फिर वो रेस्ट में है, या फिर वो रेस्ट में है। ये दो ही पोजीशन हो सकती है, दो ही सिचुएशन हो सकती है भाई। इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या है? नॉन एक्सिलरेटेड फ्रेम। नॉन एक्सिलरेटेड फ्रेम का मतलब ए का वैल्यू क्या हो गया? जीरो हो गया, और ए का वैल्यू जीरो होने का मतलब वी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। जानते हैं या नहीं? देखिए ए का वैल्यू जीरो होगा और ए का मतलब क्या होता है? डीवी अपॉन dt जीरो हो गया, और इसका मतलब v क्या आ गया बेटा? कांस्टेंट आ गया। v क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं जो कि या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं या फिर रेस्ट में होते हैं, ठीक है। या फिर हम दूसरी बात बोले कि ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट और सेकंड लॉ वैलिड होते हैं। ध्यान दीजिए, न्यूटन्स फर्स्ट और सेकंड लॉ वैलिड होते हैं किसमें? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिखा है, एक ट्रेन जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो वो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। जब एक ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है, कांस्टेंट स्पीड के साथ यदि ट्रेन मूव कर रही है तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ध्यान दीजिए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन एक्सिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। मैं बार बार बता रहा हूं आपको, इनका भी आपको पता होना चाहिए। यदि आप रोटेशनल मोशन के साथ डील कर रहे हैं, रिजिड बॉडीज के साथ डील कर रहे हैं, तो आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो मैंने आपसे बात की कि इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड, किसी रिजिड बॉडी की यदि एक्सिस ऑफ रोटेशन को फिक्स कर दिया जाए, किसमें? इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम में फिक्स करने का मतलब है कि एक ऐसे फ्रेम में फिक्स किया गया है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है या फिर रेस्ट में है। तो ऐसे केस में जो रिजिड बॉडी है वो प्योर रोटेशन में कहलाएगी। रिजिड बॉडी किस में कहलाएगी? प्योर रोटेशन में कहलाएगी। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए फैन का। ये फैन का जो एग्जाम्पल है ये बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा। ये फैन का जो एग्जाम्पल है ये बेस्ट एग्जाम्पल है। किसको डिस्क्राइब करने के लिए? प्योर रोटेशनल मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। प्योर रोटेशनल मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए ये फैन का जो एग्जाम्पल है ये बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। प्योर रोटेशनल मोशन यदि आपको डिस्क्राइब करनी है तो द एग्जाम्पल ऑफ फैन इज द बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसे ही यहां पर एक बना दीजिए। तो आप देखिए फैन का एग्जाम्पल मैं बार बार दे रहा हूं, अब आपको समझ में आ गया होगा कि फैन कैसे प्योर रोटेशनल मोशन में होता है। देखिए इस एक्सिस के अलोंग ये फिक्स है, ये जिस रॉड से सस्पेंडेड है सीलिंग फैन, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये फिक्स कर दिया गया है। तो ये एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या हो गया? एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका फिक्स हो गया। तो ये जो रिजिड बॉडी होगी, ये जो फैन है, ये कैसी मोशन में होगा? प्योर रोटेशन में होगा। इसके जो भी पार्टिकल्स होंगे, जैसे ये P1 है, ये P2 है और ये मान लीजिए P3 है। देखिए P3 तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी तो जीरो होगी,
लेकिन P1 जो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ कैसा पाथ फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। P2 उससे बड़ा सर्किल बनाएगा क्योंकि P2 एक्सिस ऑफ रोटेशन से P1 की तुलना में ज्यादा दूर है, तो इस तरीके से ये सर्कुलर पाथ फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में बता दिया था। ये हम रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। अब देखिए, जब भी कोई रिजिड बॉडी रोटेट करती है तो पार्टिकल लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन रिमेन्स एट रेस्ट। अभी हमने देखा था कि जब कोई पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन पर होता है तो वो रेस्ट में होता है, और वे पार्टिकल दोज क्लोज टू द एक्सिस डिस्क्राइब स्मॉलर सर्किल। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के नजदीक होते हैं वो स्मॉल सर्किल ड्रॉ करते हैं, एंड दोज अवे फ्रॉम द एक्सिस डिस्क्राइब बिगर सर्किल। और जो दूर होते हैं वो ज्यादा बड़े सर्किल ड्रॉ करते हैं। देखिए, जैसे P1 इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में है तो छोटा सर्किल बना रहा है, और P2 एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है तो बड़ा सर्किल बना रहा है, और P3 एक्सिस ऑफ रोटेशन पर है इसलिए ये स्टेशनरी है। ठीक है, तो डिस्क्राइबिंग दिस मोशन इन टर्म्स ऑफ काइनेमेटिक वेरिएबल्स, यदि इस प्योर रोटेशनल मोशन को, रिजिड बॉडी की इसी प्योर रोटेशनल मोशन को आप लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सिलरेशन, इनके टर्म में डिस्कस करेंगे, जहां पर एक्सिलरेशन कांस्टेंट होता है तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, सो काइनेमेटिक्स के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। किसको? रोटेशनल मोशन को, प्योर रोटेशनल मोशन को हम काइनेमेटिक्स के अकॉर्डिंग क्या नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। काइनेमेटिकल वेरिएबल जो होते हैं, जैसे कि लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर एक्सिलरेशन है, ठीक है, इनके टर्म्स में इसको डिफिकल्ट हो जाएगा एक्सप्लेन करना। इसलिए हम क्या करते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन को, मोशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम एंगुलर वेरिएबल्स कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? एंगुलर वेरिएबल्स कंसीडर करते हैं। यानी हम किसकी बात करेंगे? रोटेशनल डायनेमिक्स की बात करेंगे। और एंगुलर वेरिएबल्स में कौन कौन है? जैसे लीनियर वेलोसिटी है तो लीनियर वेलोसिटी की जगह रोटेशनल मोशन में आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। देखिए, ट्रांसलेशनल मोशन में जब आप बात करते हैं ट्रांसलेशनल मोशन की, जब आप बात करते हैं, देखिए एक तरफ मैं लिखता हूं ट्रांसलेशनल मोशन, थोड़ा सा आपको डिफरेंस भी समझ में आ जाना चाहिए। ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, और एक तरफ मैं लिखता हूं प्योर रोटेशनल मोशन। ठीक है, प्योर रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन और प्योर रोटेशनल मोशन की मैं बात कर रहा हूं। ट्रांसलेशनल मोशन में और प्योर रोटेशनल मोशन में, देखिए ट्रांसलेशनल मोशन में हम बात करते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करते हैं? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाती है ट्रांसलेशनल मोशन में, क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन में सभी पार्टिकल्स एक साथ मूव करते हैं और एक जैसी वेलोसिटी से मूव करते हैं। जबकि प्योर रोटेशनल मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह कौन आता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह कौन आ जाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। ध्यान रखिएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बजाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। किसमें? प्योर रोटेशनल मोशन में। ट्रांसलेशनल मोशन में हम लीनियर वेलोसिटी की बात करते हैं, लीनियर वेलोसिटी की बात करते हैं, जबकि प्योर रोटेशनल मोशन में हम बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे प्योर रोटेशनल मोशन में। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो गया। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी आपकी ओमेगा हो गई। ओमेगा है ये, डब्लू नहीं है बेटा, ओमेगा। इसको ऊपर से ऐसे घुमाते हैं, घुमा के बनाया है। ठीक है, और ये लीनियर वेलोसिटी तो v से लिखते हो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट आप x लिखते हो या s लिखते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, सिमिलरली यदि आप बात करते हैं एक्सिलरेशन की, तो यहां पर होता है लीनियर एक्सिलरेशन। किसमें? ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर एक्सिलरेशन की बात की जाएगी। ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर एक्सिलरेशन की बात की जाएगी, जिसको स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि प्योर रोटेशनल मोशन में हम एंगुलर एक्सिलरेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एंगुलर एक्सिलरेशन की बात करेंगे। एंगुलर एक्सिलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से। जैसे कि हम बात करते हैं ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स की, ठीक है, और यहाँ प्योर रोटेशनल मोशन में बात करेंगे हम टॉर्क की। किसकी बात करेंगे? टॉर्क की बात करेंगे, टॉर्क की बात करेंगे। यहाँ प्योर जो ट्रांसलेशनल मोशन है इसमें हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की, लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं, लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे
एंगुलर मोमेंटम की। किसकी बात करेंगे? एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे। एंगुलर मोमेंटम की, लीनियर मोमेंटम P हो गया, फोर्स F हो गया, फोर्स की जगह इधर आ गया टॉर्क टॉ, लीनियर मोमेंटम P, एंगुलर मोमेंटम को हम L से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या कई बुक्स में J से भी रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है, स्मॉल l से भी रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जो मास होता है, इसमें मास, और जब आप रोटेशनल डायनेमिक्स की बात करते हैं तो मास की जगह आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या आ जाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे, इसमें कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चेंजेज हैं, ये जितने भी वेरिएबल्स हैं ये सभी एंगुलर वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो इनका मीनिंग तो हमें समझना पड़ेगा। तो आज हम बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सिलरेशन, इन तीनों की बात करेंगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर एक्सिलरेशन क्या है, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हम सबसे पहले बात करेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हम सबसे पहले बात करेंगे। उससे पहले आपको मैंने बता ही दिया इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल के बारे में भी जान लीजिए। जैसे कि इनर्शियल को हम नॉन एक्सिलरेटेड कहते हैं, वैसे ही नॉन इनर्शियल फ्रेम को एक्सिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। एक्सिलरेटेड यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें हम किसकी बात करते हैं? ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सिलरेटिंग आइदर इन लीनियर फैशन और रोटेटिंग अराउंड सम एक्सिस। या तो रोटेशनल मोशन में इसकी बात होगी, यदि कोई फ्रेम रोटेशनल मोशन में है, जहां भी रोटेशन है वहां पर नॉन इनर्शियल फ्रेम आ जाएगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में है तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कहलाएगा, ठीक है। और यदि एक्सिलरेट हो रहा है लीनियर मोशन में, लीनियर फैशन में भी, तो भी वो कैसा कहलाएगा? एक्सिलरेशन यदि आ गया, यहाँ एक्सिलरेशन जीरो नहीं होता, ध्यान रखिएगा इसमें, ये एक्सिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यानी यहाँ पर न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ वैलिड नहीं होंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ यहाँ पर वैलिड नहीं होंगे। जबकि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था ना बेटा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ वैलिड होते हैं। यहाँ पर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ध्यान रखिएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ वैलिड होते हैं, क्योंकि ये इनर्शिया पर बेस्ड है। क्योंकि जब एक्सिलरेशन जीरो है तो v कांस्टेंट होगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा, और स्टेशनरी है तो स्टेशनरी रहेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो इसका मतलब इसमें फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ वैलिड होते हैं, किसमें? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ वैलिड नहीं होते। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं किसकी, यदि हम बात करते हैं कि जो एक्सिलरेशन है वो जीरो नहीं है, एक्सिलरेशन जब जीरो नहीं है तो उस केस में, एक्सिलरेशन जब जीरो नहीं है तो डेफिनेटली फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ वैलिड नहीं होंगे। अब जैसे नॉन इनर्शियल फ्रेम के एग्जांपल, जब कोई कार टर्न करती है कांस्टेंट स्पीड के साथ, यदि कांस्टेंट स्पीड के साथ सीधे जा रही है कार, कांस्टेंट स्पीड के साथ सीधे जा रही है, ठीक है, एक्सिलरेशन जीरो है कार का, कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही है, तो वो इनर्शियल फ्रेम। लेकिन कार जब टर्न करेगी तो रोटेशन में आएगी ना, तो उस समय वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में होगी, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो जाएगी। देखिए एक अर्थ का एग्जाम्पल भी आप ध्यान रखिएगा। अर्थ के एग्जाम्पल में, अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी इनर्शियल बिकॉज ऑफ नेग्लिजिबल एक्सिलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय इट्स रोटेशन। आप कहेंगे कि अर्थ तो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेशन में है, फिर भी वो इनर्शियल कैसे है? इनर्शियल कंसीडर कर लिया जाता है। इनर्शियल क्या किया जाता है? कंसीडर किया जाता है, क्योंकि जो रोटेशन के कारण जो एक्सिलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए अर्थ को हम इनर्शियल कंसीडर कर लेते हैं, जबकि वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अर्थ क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, लेकिन इसको इनर्शियल कंसीडर किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अर्थ को इनर्शियल कंसीडर किया जाता है क्योंकि जो एक्सिलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है रोटेशन के कारण वो कैसा होता है? नेग्लिजिबल होता है, इसलिए। ठीक है,
तो ये इनर्शियल और नॉन इनर्शियल की भी बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हम एक रिजिड बॉडी कंसीडर करेंगे जो कि प्योर रोटेशन में है। और जैसे कि ये रिजिड बॉडी बना लेते हैं। चलिए ये एक एक्सिस बना लेता हूं मैं, ये एक दूसरा एक्सिस और ये एक तीसरा एक्सिस, राइट। और जहां पर तीनों एक्सिस मिलते हैं ये ओरिजिन कहलाता है। और इसको मैं नाम दे देता हूं वाई एक्सिस, इसको मैं नाम दे देता हूं जेड एक्सिस और इसको मैं नाम दे देता हूं एक्स एक्सिस। ठीक है, ये कोई एक रिजिड बॉडी है। ये क्या है? एक रिजिड बॉडी है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं। ये जेड जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जेड क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी ये जेड एक्सिस एक फिक्स एक्सिस है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा। अब देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यदि कोई पार्टिकल है यहाँ पर, तो जब ये रिजिड बॉडी है और यदि ये प्योर रोटेशन में है, और ये रिजिड बॉडी है, तो देखिए ये जो डिस्टेंस होगा, यदि इस पॉइंट को मैं सी नाम दे देता हूं और यहाँ पर ये पार्टिकल पी है, तो ये जो सी पी होगा बेटा, ये रेडियस कहलाएगा, आर कहलाएगा। इस पार्टिकल का जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से सी पी, ये आर कहलाएगा। और ये आर इस सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा। भाई ये जो पार्टिकल है पी, ये कैसी मोशन परफॉर्म करेगा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि ये रिजिड बॉडी प्योर रोटेशन में है। तो हम जानते हैं कि वे पार्टिकल्स जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ होते हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, और जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं। जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन के जितना नजदीक होगा वो उतना ही छोटा सर्किल बनाएगा, जितना दूर होगा वो उतना ही बड़ा सर्किल बनाएगा। ये सब बातें हम जानते हैं। तो आर जो है रेडियस हो गया किसका? इस सर्कुलर पाथ का। तो इस सीपी को मैं कह देता हूं आर। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां पर इस पार्टिकल के पास अपनी कुछ वेलोसिटी होगी, जिसे आप क्या कहोगे? लीनियर वेलोसिटी कहोगे। इस पार्टिकल के पास अपनी कुछ लीनियर वेलोसिटी भी तो होगी ना, जिसे आपने v रिप्रेजेंट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल v इज द लीनियर वेलोसिटी, और लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन आप इस पर टेंजेंट ड्रॉ करके निकाल सकते हैं। जो भी सर्कुलर पाथ होता है, जैसे मैंने आपको सर्कुलर मोशन पहले से बता रखा है ऑलरेडी, जब भी सर्कुलर मोशन के साथ आप डील करते हो तो उस केस में जैसे ये बॉल है यहाँ पर है, तो इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ये जब ये बॉल यहाँ आ जाएगी तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करके वेलोसिटी निकाल सकते हो। जब ये बॉल यहाँ आ जाएगी तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करके वेलोसिटी का डायरेक्शन पता कर सकते हो। जब ये बॉल यहाँ आ जाएगी तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करके वेलोसिटी का डायरेक्शन पता कर सकते हो। तो टेंजेंट आपको क्या देगा? लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा। तो ये लीनियर वेलोसिटी इस सर्कुलर पाथ पर यहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये लीनियर वेलोसिटी हो गया, ये रेडियस हो गया। अब देखिए टी टाइम के बाद ये पार्टिकल अपनी पोजीशन पी से कहीं और आ जाएगा। मान लीजिए ये पार्टिकल यहाँ आ जाता है पी डैश पोजीशन पर। कहां पर आ जाता है? पी डैश पोजीशन पर आ जाता है। कब? टी टाइम के बाद। ठीक है, पी से पी डैश तक जाने में मान लीजिए इस पार्टिकल को कितना समय लग रहा है? टी टाइम लग रहा है। ठीक है, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू मूव फ्रॉम पी टू पी डैश कितना है? टी है। ठीक है, टाइम इंटरवल टी है, मान लीजिए टाइम टी है और टाइम इंटरवल को आप डेल्टा टी ले सकते हो। अब देखिए ये जो रेडियस होगा ना बेटा सीपी, ये एक्चुअली एक पोजीशन वेक्टर होगा। ये पोजीशन वेक्टर जब पार्टिकल पी पॉइंट पर था तो उसकी पोजीशन को बता रहा था, लेकिन जब ये पार्टिकल पी से पी डैश पर आ गया तो पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा जो कि इस सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा। यदि ये आर है तो ये भी तो आर होगा, ये भी आर होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी तो रेडियस होगा सर्कुलर पाथ का। ठीक है, अब यहां पर देखिए इस पोजीशन वेक्टर और इस पोजीशन वेक्टर, यदि इसको मैं आर मान लेता हूं, यदि इस पोजीशन वेक्टर को आर मान लेता हूं, सीपी को आर मान लिया, और दूसरा पोजीशन वेक्टर सीपी डैश है। ठीक है, इसको मैं आर डैश मान लेता हूं, आर डैश मान लेता हूं इसको, ये आर डैश मान लिया मैंने, आर डैश सीपी डैश। तो इन दोनों के बीच में एक देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया, एक एंगल में चेंज आ रहा है, एंगल में चेंज आ रहा है ना, ये एंगल चेंज हो गया टाइम के रेस्पेक्ट में। तो इस एंगल में जो चेंज आएगा टाइम के रेस्पेक्ट में, यदि इस एंगल को मैं डेल्टा थीटा मानता हूं, कितना मानता हूं? डेल्टा थीटा मान लेता हूं। आपको दिखाई दे जाएगा, अभी मैं ग्रीन पेन से लिख देता हूं। ये डेल्टा थीटा मान लिया मैंने, ये वाला एंगल। ठीक है,
ये वाला एंगल, तो इस एंगल में टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज होगा, डेल्टा थीटा में जो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, वही तो एंगुलर वेलोसिटी होगी। क्योंकि लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? लीनियर वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज। ठीक है, तो वैसे ही डिस्प्लेसमेंट की जगह यहाँ क्या आ गया? लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह आ गया यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और टाइम की जगह टाइम है। ठीक है या नहीं? तो यहां पर यदि मैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी लिखना चाहूं, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी यदि यहां पर हम लिखें तो ओमेगा एवरेज लिख दो या ओमेगा के ऊपर बार लगा दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा। ये एवरेज आ गई। अब इंस्टेंटेनियस निकालना है। इंस्टेंटेनियस यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा? लिमिट आ जाती है, आप ध्यान दीजिए, डेल्टा टी टेंस टू 0 और ऐसे लिख दिया जाता है इसको। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस हो गया। जिसको और क्या लिखा जा सकता है? इसको हम डी थीटा अपॉन डी टी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? डी थीटा अपॉन डी टी लिख देते हैं। तो ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में टाइम के रेस्पेक्ट में कितना चेंज आया, वो एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगा। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? थीटा किस में है? रेडियन में है ना। थीटा किस में है? रेडियन में है। देखो एंगुलर वेलोसिटी बता दिया मैंने यहाँ पर, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। थीटा क्या हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ओमेगा क्या हो गया? एंगुलर वेलोसिटी। और ये थीटा तो हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये किसमें हुआ? रेडियन में। और टाइम किसमें हुआ? सेकंड में। तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया? रेडियन पर सेकंड। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो थीटा हो गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? थीटा या डेल्टा थीटा। ठीक है, तो क्या यूनिट होगा इस डेल्टा थीटा का? रेडियन हो जाएगा। क्या होगा? रेडियन। भाई थीटा का यूनिट क्या होगा? रेडियन। ठीक है, डिग्री में नहीं लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे। जो ये बात मैंने यहाँ पर बोली आपसे, यही बात मैंने यहाँ पर नीचे लिख दी है। देखिए यही लिखा हुआ है जो ऊपर मैंने बोला है अभी। एज द बॉडी रोटेट्स, रिजिड बॉडी जैसे ही रोटेट करती है, द पार्टिकल डिस्क्राइब्स ए सर्किल ऑफ रेडियस सी पी इज इक्वल टू आर। इतना ही रेडियस का सर्किल बना रहा था। लेट दिस पार्टिकल मूव्स टू पी डैश इन ए गिवन टाइम इंटरवल टी। यदि टी टाइम में पार्टिकल अपनी पी पोजीशन से कहां चला जाता है? पी डैश पर चला जाता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द रेडियस वेक्टर रोटेट्स थ्रू एन एंगल थीटा। तो इस टाइम में जो रेडियस वेक्टर हैं, ये रेडियस वेक्टर जिनको आप पोजीशन वेक्टर भी कह रहे हो, ये रेडियस वेक्टर थीटा एंगल से रोटेट हो गए। ठीक है, ऑल पार्टिकल्स, जितने एंगल से ये रेडियस वेक्टर रोटेट हुए थीटा एंगल से, यानी इस पार्टिकल की पोजीशन में थीटा एंगल से चेंज आ गया, तो जितने भी इस रिजिड बॉडी के अंदर पार्टिकल होंगे, उन सभी पार्टिकल्स की पोजीशन में सेम चेंज आएगा। क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, प्योर रोटेशन में है, तो जितना चेंज इस पार्टिकल की पोजीशन में आया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सेम चेंज बाकी पार्टिकल्स में आएगा। सिंस इट इज ए रिजिड बॉडी, ऑल पार्टिकल्स रोटेट थ्रू द सेम एंगल इन दिस टाइम इंटरवल। इस समय में बाकी और पार्टिकल भी इसी एंगल से रोटेट करेंगे। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजिड बॉडी। यही एंगल क्या कहलाता है? रिजिड बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब डेफिनेशन यदि आप शॉर्ट में लिखना चाहो कि शॉर्ट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा ऑफ ए रिजिड बॉडी इज द एंगल थ्रू विच ए लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कौन है ये लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन? पोजीशन वेक्टर है ना, जिसको आप क्या कह रहे हो? रेडियस वेक्टर भी कह रहे हो। क्या कह रहे हो? रेडियस वेक्टर भी कह रहे हो। लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन है? ये देखिए, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था और इसके परपेंडिकुलर ये जो लाइन है, ये रेडियस वेक्टर ही तो है। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए रिजिड बॉडी इज द एंगल थ्रू विच ए लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन इट रोटेट्स इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। जितने एंगल से ये लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन रोटेट होती है किसी पर्टिकुलर टाइम में, जितने एंगल से रोटेट होती है उसे हम क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कब पॉजिटिव होगा? जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है। यदि रेडियस वेक्टर यानी पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करता है,
जैसे कि अभी कर रहा है। अभी पार्टिकल कैसे जा रहा था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होता है तो थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। थीटा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, यानी थीटा पॉजिटिव होगा। थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन जब क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो थीटा की वैल्यू कम होगी, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। तो क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए हम थीटा को नेगेटिव लेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लेंगे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए थीटा की वैल्यू नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए थीटा पॉजिटिव। थीटा पॉजिटिव आने का मतलब थीटा बढ़ेगा, थीटा नेगेटिव मतलब थीटा घटेगा। और यदि हम यूनिट की बात करें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो ये मैंने आपको पहले बता ही दिया, रेडियन, जिसको या तो पूरा ऐसे लिखिए या फिर शॉर्ट में स्मॉल RAD ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में बदलना आपको आता ही है। यदि रेडियन को डिग्री में बदलना चाहते हैं तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दो, और डिग्री को रेडियन में बदलना चाहते हैं तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये बात हुई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी की बात हालांकि मैंने उसी में खत्म कर दी थी, लेकिन फिर दोबारा से देख लीजिए। ये लीजिए, हम वही रिजिड बॉडी कंसीडर कर लेते हैं, वही रिजिड बॉडी कंसीडर कर लेते हैं। ये एक्सिस x ले लेता हूँ, ये एक्सिस y ले लेता हूँ, ये एक्सिस z ले लेता हूँ। z इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, z इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, z एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये रिजिड बॉडी है मान लीजिए। ठीक है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो कोई एक पार्टिकल हमने यहाँ पर ले लिया p, और इसकी ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये c है और ये p है। ठीक है, CP इज इक्वल टू हमने मान लिया क्या, स्मॉल r, ये रेडियस वेक्टर हो गया। ठीक है, अब ये पार्टिकल जो है रोटेट करेगा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, प्योर रोटेशन में है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ ये पार्टिकल P जो है रोटेशन में आएगा, इस तरीके से सर्कुलर पाथ में जाएगा। और कुछ समय के बाद में यहाँ पर पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी निकालनी है, आप इस तरीके से इस पर टेंजेंट ड्रॉ करके लीनियर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कुछ समय के बाद में मान लीजिए डेल्टा टी टाइम के बाद में, डेल्टा टी टाइम के बाद में ये पार्टिकल अपनी पी जगह से कहाँ आ जाता है, पी डैश पोजीशन पर आ जाता है। यहाँ पर आ जाता है ये पार्टिकल, पी डैश पोजीशन पर आ जाता है। तो पी डैश पर इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, वी डैश हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वी डैश। और ये CP इज इक्वल टू R था, तो CP डैश क्या हो जाएगा, R डैश हो जाएगा। CP डैश क्या हो जाएगा, R डैश वेक्टर हो जाएगा, ये वेक्टर है। ठीक है, CP डैश ये R डैश वेक्टर हो जाएगा, R डैश वेक्टर है बेटा, ये R डैश वेक्टर। तो जब डेल्टा टी टाइम में पार्टिकल P से P डैश पर गया तो रेडियस वेक्टर कितना शिफ्ट हो गया, रेडियस वेक्टर की पोजीशन में जो चेंज आया वो कितने से आया, डेल्टा थीटा से आया। ये जो एंगल है ये डेल्टा थीटा, और इस डेल्टा थीटा में ये जो डेल्टा थीटा है इसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज आता है उसे ही हम क्या कहते हैं, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी अभी पहले भी मैंने बताया था पिछले लेक्चर में। अभी पिछले टॉपिक में क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज आता है ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है। एवरेज क्यों कहा हमने, क्योंकि ये टाइम इंटरवल के लिए है। लेकिन यदि आप इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो ये लिखा जाएगा ओमेगा, और ये बराबर हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। और आप जानते हैं जब लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट, या रेट में ही आ गया टाइम भी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगा।
यूनिट आप जानते ही हो, मैंने अभी बताया थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस में, रेडियन में, और टाइम किस में, सेकंड में। तो रेडियन अपॉन सेकंड, या फिर क्या लिख सकते हैं, रेडियन पर सेकंड, ऊपर ले जाएं सेकंड को, तो इस तरीके से यूनिट लिखा जा सकता है, रेडियन पर सेकंड। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, रेडियन अपॉन सेकंड डायमेंशनल फॉर्मूला एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है, चाहे वेलोसिटी लीनियर हो चाहे एंगुलर हो, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला सीधी सी बात है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का होता है एल, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, एल होगा, और एल होगा या नहीं होगा, एंगुलर वेलोसिटी का एल होगा या नहीं होगा, एंगुल भाई ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगल है, तो एंगल का तो होता नहीं है कुछ भी, तो ये डायमेंशन ऐसे लिख दीजिए, m0 l0 t0, m0 l0 t0, और नीचे टाइम है, टाइम का होता है t, भाई एंगल का तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ध्यान रखिए डायमेंशनल फॉर्मूला किसका अलग आ रहा है, देखिए अलग आ रहा है किसका, आपके एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया, लीनियर वेलोसिटी से अलग है ये, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला अलग है, कितना है, m0 l0 t-1, ठीक है, जबकि लीनियर वेलोसिटी का क्या होता है, m0 l1 t-1, ये होता है, ठीक है। तो ये एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, यूनिट, डेफिनेशन, ये सारी बातें हो गई। एंगुलर वेलोसिटी देखिए कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी, एंगुलर वेलोसिटी देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि यदि यदि कोई बॉडी, यदि कोई पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में मैंने आपको बताया थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, थीटा को पॉजिटिव लेंगे, और जब थीटा पॉजिटिव होगा तो एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा पॉजिटिव होने का मतलब थीटा इंक्रीज हो रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ये भी पॉजिटिव होगी, थीटा इंक्रीज होगा तो एंगुलर वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, थीटा इंक्रीज होने से एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी। लेकिन क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है, तो उस केस में थीटा नेगेटिव होगा, थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा, और थीटा कम होगा, डिक्रीज होगा, इसका मतलब ओमेगा भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ओमेगा भी नेगेटिव हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, ये एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है। देखिए हमें पता तो चल गया कि ये लीनियर वेलोसिटी है, यहाँ ये लीनियर वेलोसिटी है, तो आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि एंगुलर वेलोसिटी एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में होता है, एंगुलर वेलोसिटी एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अब ये ओमेगा ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, तो देखिए एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको, एग्जाम्पल के जरिए बताता हूं। एंगुलर वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं डायरेक्शन की, तो मान लीजिए आप एक व्हील का एग्जाम्पल लीजिए, एक व्हील का एग्जाम्पल लीजिए, ये व्हील है और ये इस तरीके से घूम रहा है, ये इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये व्हील इस तरीके से घूम रहा है। तो इस तरीके से घूम रहा है तो आप राइट हैंड थंब रूल लगा दीजिए, राइट हैंड थंब रूल लगा दीजिए, व्हील ऐसे घूम रहा है, व्हील ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे घूम रहा है, तो देखिए थंब कहाँ गया, ऊपर गया, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल होगा, तो यानी इस केस में ओमेगा इस तरफ होगा, ओमेगा किस तरफ होगा, इस तरफ होगा ओमेगा, ठीक है। और यदि इसका रोटेशन, व्हील का रोटेशन मैं ऐसे कर देता हूं, यदि व्हील ऐसे रोटेट कर रहा है तो फिर राइट हैंड थंब रूल लगा दीजिए, डेफिनेटली इसी डायरेक्शन में आएगा, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसी की डायरेक्शन में होगा, लेकिन अब ये इधर हो जाएगा, अब ये इधर हो जाएगा, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है या क्लॉकवाइज रोटेशन है उसके आधार पर डिसाइड होगा, तो यदि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है तो उसके आधार पर आप राइट हैंड स्क्रू रूल से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे स्क्रू रूल में क्या करते हो आप, जैसे ये स्क्रू ड्राइवर है
और ये मान लीजिए स्क्रू है और ये पेन की कैप जो है स्क्रू ड्राइवर है, तो इस स्क्रू को टिल्ट करने के लिए ऐसे घुमाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, तो स्क्रू आगे की तरफ जाएगा तो इस तरफ ओमेगा हो जाएगा। और जब इसको आप ओपन करते हो स्क्रू को तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो ना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ओमेगा इस तरफ आ जाएगा, जिस तरफ ये बाहर निकलेगा स्क्रू। ठीक है, तो ये ओमेगा की डायरेक्शन हो जाएगी। और ओमेगा देखिए, ओमेगा यहाँ पर और हम आगे जानेंगे कि ओमेगा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, ये भी जानेंगे, और किस प्लेन में होता है। देखिए ये जो प्लेन है, सर्कुलर पाथ जो है पार्टिकल का, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है। जैसे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लीजिए आप, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है पेन का, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है बेटा ऊपर की तरफ। तो इसका जो सर यहाँ पर ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है मान लीजिए, तो ये पार्टिकल कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे घूमेगा पार्टिकल, यानी जो प्लेन होगा, ये वाला जो प्लेन होगा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और इसी प्लेन में डायरेक्शन होता है किसका, ओमेगा का। ओमेगा इसी प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, इसी प्लेन के परपेंडिकुलर होता है कौन, ओमेगा, हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये बात हुई एंगुलर वेलोसिटी की। एक लास्ट बात और कर लेते हैं आज के लिए, एंगुलर एक्सिलरेशन। एंगुलर एक्सिलरेशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए एंगुलर एक्सिलरेशन क्या होता है, जैसे कि एंगुलर एक्सिलरेशन को हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सिलरेशन हो गया। यदि आप एवरेज एंगुलर एक्सिलरेशन लिखना चाहते हैं तो ये डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, और ये एवरेज हो गया और ये इंस्टेंटेनियस हो गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर velocity, rate of change of angular velocity is known as angular acceleration। क्या कहलाता है, एंगुलर एक्सिलरेशन कहलाएगा। और एंगुलर एक्सिलरेशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये एवरेज एक्सिलरेशन है। इंस्टेंटेनियस यदि आप लिखोगे तो लिमिट लग जाएगी इस पर, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, और इसी को हम लिखते हैं डी ओमेगा अपॉन डी टी, और यही इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन हो गया। यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट अल्फा का क्या होगा, डी ओमेगा अपॉन डी टी, ये फॉर्मूला है। तो ये ऊपर तो हो गया रेडियन पर सेकेंड, ऊपर एंगुलर वेलोसिटी का, और नीचे फिर सेकेंड, तो क्या आ गया, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट हो गया किसका, एंगुलर एक्सिलरेशन का, एंगुलर एक्सिलरेशन का यूनिट हो गया। ठीक है, एंगुलर एक्सिलरेशन का यूनिट हो गया ये, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखिए जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी में हमने बात की थी, एंगुलर वेलोसिटी में हमने क्या बात की थी, एंगुलर वेलोसिटी में हमने ये बात की थी कि एंगुलर वेलोसिटी जो है कांस्टेंट भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। देखिए ये जो एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये कांस्टेंट भी हो सकती है और ये वेरिएबल भी हो सकती है, चेंज भी हो सकती है। ठीक है, यदि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये जो रिजिड बॉडी है एक रोटेशन को कंप्लीट करने में सेम टाइम लेगी। यदि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इफ ओमेगा इज कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैं बताना भूल गया था, इफ ओमेगा इज कांस्टेंट, देखिए ओमेगा कांस्टेंट भी हो सकती है, ओमेगा वेरिएबल भी हो सकता है एंगुलर वेलोसिटी। यदि ओमेगा कांस्टेंट है तो इस रिजिड बॉडी को एक पूरा चक्कर लगाने में बार बार सेम समय लगेगा, सेम टाइम लगेगा। यानी जो एक रेवोल्यूशन को, एक साइकिल को कंप्लीट करने में, एक रोटेशन को कंप्लीट करने में जो समय लगेगा वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। तो ओमेगा की जो वैल्यू होगी ना बेटा वो ये होगी फिर उस केस में 2 पाई अपॉन टी, क्योंकि एक रोटेशन का मतलब क्या होता है, 2 पाई होता है। एक रोटेशन का मतलब क्या होता है, 2 पाई, क्योंकि एक रोटेशन में वो 2 पाई घूमेगा,
एक रोटेशन में 2 पाई मतलब 360 तो घूमेगा ना, पाई का मतलब 180, और 180 इंटू 2 यानी 360, तो यानी एक रोटेशन में वो 180 डिग्री, एक रोटेशन में 180 डिग्री। तो ओमेगा इज इक्वल टू एक रोटेशन में टाइम जो लग रहा है वो कैपिटल टी है, ठीक है, टाइम पीरियड कहलाता है। टाइम पीरियड क्या कहलाएगा, एक रोटेशन में लगने वाला समय, ठीक है। एक रोटेशन यानी 180 डिग्री से रोटेट करने में 180 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आने में कितना समय लगता है, सॉरी 180 नहीं, 360 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आने में कितना समय लगता है, कैपिटल टी। तो ओमेगा की वैल्यू ये ध्यान रखिएगा 2 पाई अपॉन टी के बराबर होती है। और यहां से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, यहां से आप फ्रीक्वेंसी चाहो तो निकाल सकते हो एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टी से, ठीक है। अब जैसे एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वैसे ही एंगुलर एक्सिलरेशन भी तो कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। एंगुलर एक्सिलरेशन कांस्टेंट होगा यदि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यदि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सिलरेशन भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। द एंगुलर एक्सिलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, ये एंगुलर एक्सिलरेशन कांस्टेंट कहा जाएगा, यूनिफॉर्म कहा जाएगा इफ एंगुलर स्पीड ओमेगा is changes by same amount in same interval, सेम इंटरवल में सेम अमाउंट के द्वारा यदि एंगुलर स्पीड में चेंज आता है तो हम कहेंगे कि उसका एंगुलर एक्सिलरेशन कांस्टेंट है, चाहे भले ही इंटरवल कितना ही छोटा हो, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, ध्यान रखना इस बात को भी। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था ना आपको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ए वेक्टर, इट इज नॉट ए वेक्टर, ये वेक्टर नहीं है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ए वेक्टर, इट इज ए स्केलर। कैसा है, स्केलर है या कुछ और है, ठीक है। ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, ध्यान रखिए। कौन, नॉट ए वेक्टर। एक टेंसर टर्म भी आती है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। देखिए अलग से लिख देता हूं मैं आपके लिए, यहां पर लिख देता हूं नोट करके, ध्यान रखिएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा is not a vector because it does not, क्यों नहीं है, it does not follow vector law of vector addition, law of vector addition। जैसे कि करंट फॉलो नहीं करता ना, करंट भी स्केलर होता है ना बेटा, वैसे ही ये भी वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो नहीं करता। बट हाउएवर एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सिलरेशन, angular velocity and angular acceleration are vectors। ये इंपॉर्टेंट बात है, आवश्यक रूप से ध्यान रखिएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी और एक्सिलरेशन वेक्टर हैं। तो इसमें ज्यादातर गलतियां हो जाती हैं बच्चों से कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को भी वो वेक्टर लिख के आते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ए वेक्टर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं होता, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर होता है, एंगुलर एक्सिलरेशन भी वेक्टर होता है, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर नहीं है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आज मैंने आपसे बात की एंगुलर वेरिएबल्स की, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स के बारे में बताया। मैकेनिक्स में दो ब्रांचेज मैंने आपको बताई, एक तो काइनेमेटिक्स, एक डायनेमिक्स। उसके बाद में एंगुलर वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट बताई मैंने आपको। एंगुलर वेरिएबल्स में हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सिलरेशन की बात की। आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।